हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक सभी कक्षाओं को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कक्षा 9 से कक्षा 12 ही क्यों चुना है? क्योंकि सबसे पहले अर्थशास्त्र विषय को जो इंट्रोड्यूस किया गया स्कूलिंग लेवल पर, वो कक्षा 9 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अर्थशास्त्र विषय को कक्षा 9 से लिया है। और जो एनसीईआरटी का जो महत्व होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि एनसीईआरटी को रीड्स करने से हमारी बौद्धिक क्षमता में, हमारे सोचने समझने की क्षमता में कहीं ज्यादा वृद्धि होती है। तो इसीलिए जो ये एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज है अर्थशास्त्र विषय से संबंधित, ये उन सब के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने स्कूलिंग पास आउट कर ली है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। वो चाहे किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि उसमें अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए जो ये हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज है ये काफी उपयोगी रहने वाली है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इस सीरीज के माध्यम से खुद से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड किया है, और उसको रीड करने के बाद हमने उसका एक सरल शब्दों में एवं बेहतर तरीके से आपके सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये सीरीज है एनसीईआरटी से संबंधित, ये काफी ज्यादा उपयोगी आपके लिए रहने वाली है, काफी ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय के कक्षा 9 के अध्याय 2 के संदर्भ में हम विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले हैं। जो विश्लेषण रहने वाला है, जिस अध्याय का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम संसाधन के रूप में लोग किस तरह से है, इसको आप सबके सामने एक सरल शब्दों में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए इस आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं एक एक करके बारी बारी से, कि संसाधन के रूप में जो लोग हैं वो किस तरह से है। तो जो सबसे पहले ये बात आती है, जब संसाधन के रूप में जब लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जब संसाधन की तरह लोग होंगे तो मानव एक तरह से संसाधन होगा। मानव संसाधन यानी कि ये किस संदर्भ में होंगे, क्या है, क्यों हम एक मानव को संसाधन कहेंगे, ये एक सबसे बड़ी चीज हो जाती है। इसको समझना बेहद जरूरी है कि जो मानव है, मानव संसाधन है क्या है भी मानव संसाधन, ये किस तरह से होता है और क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन वास्तव में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये क्यों है? क्योंकि जो मानव है, मानव एक तरह से जो अन्य हमारे संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को वो उपयोग में लाता है, उन संसाधनों की एक तरह से वो उपयोगिता बढ़ा देता है। तो इसीलिए जो मानव है वो मानव एक संसाधन के रूप में है। जबकि जो कोई भी अन्य संसाधन होते हैं तब तक उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, जब तक मानव संसाधन उनको एक बेहतर तरीके से उपयोग की प्रक्रिया में नहीं लाता है। तो इस संदर्भ में जो मानव है, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये किस तरह से? माना कोई प्राकृतिक वस्तुएं हैं, और ये कोई भी संसाधन हो सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, ये पेड़ हो सकता है, जल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है। इन संसाधनों की अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं है, कोई भी उपयोगिता नहीं। कोई एक भूमि का टुकड़ा है, क्या भूमि का टुकड़ा अपने आप में कोई इसकी अपनी उपयोगिता है? इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। जब तक एक मानव उस भूमि के टुकड़े पर बीज को अंकुरित नहीं करेगा,
उस पे अनाज का पैदावार नहीं करेगा, तब तक उस भूमि के टुकड़े की कोई भी किसी भी तरह की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। जब एक मानव उसको उपयोग में लाता है, उसको बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइज करता है, तो कहीं ना कहीं उस भूमि की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। तो इसी संदर्भ में जो मानव है, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव को हम संसाधन के रूप में देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, मानव वास्तव में एक संसाधन है, जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जो अन्य साधनों को वो उपयोग में लाता है, क्योंकि उन संसाधनों की अपने आप में किसी भी तरह की कोई भी उपयोगिता तब तक नहीं है जब तक एक मानव उनको बेहतर तरीके से उनके उपयोग की प्रक्रिया में नहीं लाता है। मानव संसाधन, अब ये बात आ जाती है कि जो मानव है, मानव संसाधन कब होगा? क्या हर कोई मानव संसाधन है? क्या जो जनसंख्या है निरंतर जो बढ़ती जा रही है, क्या वो सभी मानव संसाधन है? क्या जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज्यादा मानव संसाधन है? नहीं, ऐसा नहीं है। मानव संसाधन तब होगा, वह होगा जब उसे बेहतर भोजन मिलेगा, उसको उसका बेहतर पोषण होगा, उसको बेहतर शिक्षा मिलेगी, उसको बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, उसको बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेगी। तब जाकर के जो मानव है एक संसाधन के रूप में वो विकसित होगा। जब हम इन सब में भोजन में, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, चिकित्सा सेवाओं में हम निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मानव है एक पूंजी में वो तब्दील हो जाएगा। जो वो जनसंख्या होगी, वो जनसंख्या मानव पूंजी में वो बदल जाएगी। क्योंकि जब एक व्यक्ति को बेहतर उच्च आहार युक्त भोजन मिलेगा तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। और यदि उस व्यक्ति को शिक्षा भी मिलेगी तो शिक्षा करने से किस तरह से उसकी सोचने समझने की क्षमता में विकास होगा। और यदि उसे प्रशिक्षण मिलेगा, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, तो भी उसके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। और यदि उसे बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेगी तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा, समय समय पर उसकी स्वास्थ्य की देखभाल होगी, तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। जब कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तो वो जो अन्य जो संसाधन है, उन अन्य संसाधनों को बेहतर तरीके से वो उपयोग में लाता है और जिससे कि उसकी उत्पादकता बढ़ती है। तो तब जाकर के जो जनसंख्या है वो मानव पूंजी में तब्दील होती है। कब? जब हम इन मानव विकास के ऐसे महत्वपूर्ण सभी कार्यों पे निवेश करते हैं, जिसमें कि भोजन है, शिक्षा है, प्रशिक्षण है, चिकित्सा सेवाएं हैं। जब हम इन सब में निवेश करेंगे तब जाकर के एक जो जनसंख्या है वो मानव पूंजी में तब्दील हो जाती है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है जितनी अधिक जनसंख्या होगी वो कहीं ना कहीं मानव पूंजी में तब्दील होगी ही होगी। ये तब तक तब्दील नहीं हो सकती है जब तक हम मानव पूंजी के विकास करने वाले जो जो कारक है उन पे हम निवेश नहीं करेंगे, उनको हम लोगों के लिए मुहैया नहीं करवाएंगे, तब तक एक मानव पूंजी इस तरह से विकसित नहीं होगी। मानव पूंजी में जब तक निवेश नहीं किया जाएगा तब तक वास्तव में जो मानव का जो विकास है वो मानव का विकास नहीं हो पाएगा और एक वो परिसंपत्ति में वो नहीं तब्दील हो पाएगा। तो इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि मानव के विकास में जब तक हम निवेश नहीं करेंगे तब तक एक जनसंख्या वो मानव पूंजी में वो तब्दील नहीं होगी। अगर हम जापान के संदर्भ में देखें, जापान में किस तरह से यहाँ पे मानव संसाधन पर बहुत ज्यादा निवेश किया जाता है, जबकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन उतने ज्यादा नहीं है, फिर भी वो विकसित देश है, धनी देश है। वे क्या करते हैं? वे ये करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है जो उनके पास कम मात्रा में है उनका वो आयात कर लेते हैं।
आयात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मानव संसाधन पे निवेश किया है, और जब निवेश किया है तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन का यहाँ पे विकास हुआ है। और जो यहाँ पे कमी है, किस चीज की कमी है, प्राकृतिक संसाधन की, उनको वो आयात कर लेते दूसरे देशों से। अब ये बात आ जाती है, जब यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की कमी है तो ये देश कैसे धनी है, ये देश कैसे विकसित है? ये देश इसलिए विकसित है, इसलिए धनी है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो मानव संसाधन के विकास के लिए जो जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में इन्होंने निवेश को बढ़ा दिया है। जब निवेश को बढ़ा दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मानव संसाधन है वो पूंजी में तब्दील हो गया है। जिससे क्या होता है, ये जो मानव संसाधन है ये अन्य संसाधनों को वो कुशलता के साथ उनको उपयोग में लाता है। तो इस तरह से जो जापान जैसा जो देश है, ये देश मानव संसाधन में निवेश करके वो धनी एवं विकसित बना है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन काफी महत्वपूर्ण है, जो अन्य संसाधनों को वो उपयोग में लाता है। अब जो सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है अर्थव्यवस्था में, वो चाहे किसी भी तरह की क्रियाएं को हम क्यों ना देख लें, वो सभी क्रियाएं मुख्यतः 3 क्षेत्रों में वो विभाजित की जा सकती है। वो चाहे हम किसी भी तरह की, आपके आसपास में जो भी कार्य होते हो, जो भी सेवाएं हो, उन सब को हम 3 क्षेत्रों में हम वर्गीकृत करते हैं। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। आपके आसपास जो भी कार्य हो रहे हो, जो भी गतिविधियां हो रही हो, वो सभी गतिविधियां एवं जो कार्य है उन सबको हम 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी तरह का कार्य क्यों ना हो। वो कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब बारी आ जाती है कि ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है क्या है, किस तरह से है। जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक में वो सभी गतिविधियां आती है जो कहीं ना कहीं उत्पाद को वो प्रकृति से प्राप्त करते हैं, सीधा प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सभी कार्य प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक अगर हम सरल शब्दों में समझें, प्राथमिक क्षेत्रक वो होता है जो प्रकृति के संपर्क में जो कार्य किया जाता है और प्रकृति से प्राप्त जो सीधा जो उत्पाद हमें मिलता है, उस उत्पाद को हम प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल करते हैं। बस शर्त यह है कि उस प्रकृति से प्राप्त किए गए जो उत्पाद है उनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए मानव के द्वारा, वो होता है प्राथमिक क्षेत्रक। जैसे कि यहाँ पे कृषि है, कृषि क्षेत्र भी जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र का ये कृषि क्षेत्र है। किस तरह से इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा यहाँ पे जो उत्पाद है, जो पैदावार की जाती है अनाजों की, वो की जाती है, और इनमें किसी तरह का अगर मानव के द्वारा कोई भी परिवर्तन इन उत्पादों में ना किया जाए तो ये जो उत्पाद है, ये उत्पाद आपका किस में होगा? प्राथमिक क्षेत्र में होगा। और किस तरह से यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हो गया, अन्य सब्जियों फलों का उत्पादन हो गया, ये सभी कृषि से संबंधित जो भी कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बारी आ जाती है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक किस तरह से, इसमें सभी प्रकार की जो विनिर्माण गतिविधियां होती है, विनिर्माण गतिविधियां, वो सभी गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल की जाती है। अब बारी ये आ जाती है कि किस तरह से जो ये द्वितीयक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक किस तरह से, किस संदर्भ में ये विनिर्माण करता है। द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण इस संदर्भ में करता है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक के द्वारा जो भी उत्पाद किया जाता है, इन उत्पादों को
द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल के रूप में वो प्रयोग में लाता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक में गेहूं का उत्पादन किया गया। अब गेहूं का उत्पादन एक फाइनल प्रोडक्ट है प्राथमिक क्षेत्रक का। अब क्या करेगा द्वितीयक क्षेत्रक? द्वितीयक क्षेत्रक में यह होगा कि इस गेहूं को ये यहां पे कच्चे माल के रूप में इसे प्रयोग करेगा और ये किस तरह से प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद में परिवर्तन करके यहां पे अपना उत्पाद वो तैयार करेगा। जैसे कि ब्रेड का उत्पादन करेगा वह गेहूं से। इसने किस तरह से प्राथमिक क्षेत्र के फाइनल उत्पाद को इसने प्रयोग किया कच्चे माल के तौर पर ब्रेड के उत्पादन के लिए और अपना एक फाइनल उत्पाद किया ब्रेड का उत्पादन। यानी कि इसने किस तरह से यहाँ पे विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा जो अपना उत्पाद तैयार किया है उसे हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। विनिर्माण में ये होता है कि एक रॉ मटेरियल के तौर पे किसी उत्पाद को वो कच्चे माल के तौर पे यहाँ पे प्रयोग करता है और उसके बाद वो अपने एक उत्पाद का वो फाइनल निर्माण करता है। तो ये किस तरह से फैक्ट्रियों में होता है, किस तरह की विनिर्माण से संबंधित जो भी उद्योग है, सभी प्रकार के उद्योग धंधे वो सभी द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तमाम प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं ये सभी द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। अब तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में सभी प्रकार की सेवाओं को यहाँ पे शामिल किया जाता है। जो भी सेवाएं हैं, किसी भी तरह की सेवाएं आपके आसपास संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, वो सभी प्रकार की सेवाओं को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। जिसमें कि व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, ये तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं ये तमाम प्रकार की सेवाएं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। किस तरह से यहाँ पे जहाज हो गया, किस तरह से यहाँ पे जो परिवहन की तमाम जो सेवाएं होती है ये तमाम सेवाएं यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्था में जो विद्यमान तमाम प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको हम 3 क्षेत्रकों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। और इन सभी क्रियाओं को हम किस तरह से 2 भागों में हम बांट सकते हैं। उनको हम 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं? जो भी तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती है अर्थव्यवस्था में उनको हम 2 भागों में हम बांट सकते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है बाजार क्रियाएं और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। अब हम एक एक करके बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाओं को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं अर्थव्यवस्था को समझने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसको समझना बेहद जरूरी है। जिसमें कि सबसे पहले जो बाजार क्रियाएं हैं उसको समझ लेते हैं। बाजार क्रियाएं वो होती है जिसमें कि वो सभी कार्य जिनको हम वेतन को प्राप्त करने, लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम करते हैं, यानी कि मनी के उद्देश्य से जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सभी बाजार क्रियाएं कहलाती है। और इन क्रियाओं के लिए किस तरह से पारिश्रमिकी का भुगतान किया जाता है। जब जिन जिन क्रियाओं के लिए पारिश्रमिकी का भुगतान किया जाता है वे सभी क्रियाएं बाजार क्रियाएं कहलाती है। इसमें तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं, वो चाहे सरकारी सेवाएं हो, वो चाहे किसी तरह की अन्य सेवाएं हो, वो चाहे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पाद किसी भी परिप्रेक्ष्य में शामिल क्यों ना हो, यदि उन सब में पारिश्रमिकी का भुगतान शामिल होगा तो वो सभी क्रियाएं बाजार क्रियाएं कहलाएगी। यानी कि बाजार क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिसमें हर एक कार्य, हर एक उत्पाद यदि वेतन को प्राप्त करने या लाभ को प्राप्त करने की उद्देश्य से वो कार्य किए जाते हैं,
यानी कि उन कार्यों के बदले यदि हमें पारिश्रमिकी यानी कि पैसा मिलता है, मनी मिलती है, मुद्रा मिलती है, तो वे सभी क्रियाएं बाजार क्रियाएं कहलाती है। अब बारी आ जाती है कि गैर बाजार क्रियाएं क्या क्या होती है। जो गैर बाजार क्रियाएं हैं, ये ठीक बाजार क्रियाओं के विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कार्य जो होते हैं, जो भी उत्पाद होते हैं, इनके बदले में कोई पारिश्रमिकी नहीं मिलता है। ये बिना पारिश्रमिकी के संदर्भ में ये सेवाएं हैं, ये उत्पाद है, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये होती है। क्योंकि गैर बाजार क्रियाएं, इसमें किस तरह से स्वयं उपभोग के लिए ये उत्पाद हो सकता है, या किसी की जो मदद हो सकती है, या किसी की किस तरह से एक भाईचारे के संदर्भ में जो हम हेल्प करते हैं वो हो सकती है। यानी कि उन कार्यों के बदले में किसी तरह की ना तो पारिश्रमिकी ली जाती है और ना ही वेतन को प्राप्त करने, लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य के बिना ये सभी प्रकार की क्रियाएं की जाती है। तो यानी कि वो सब गैर बाजार क्रियाएं कहलाएगी, जिसमें बिना किसी मौद्रिक उद्देश्य के वो कार्य किए जाते हैं, वो सभी गैर बाजार क्रियाएं कहलाती है। कि किस तरह से हम अपने एक घरेलू स्तर पर किसी भी कार्य को अगर हम देखें, वो चाहे एक किसी घर के एक सदस्य के द्वारा किस तरह से अपने घर के किसी मेंबर को अगर वो ट्यूशन पढ़ाता है, और ट्यूशन पढ़ाता है वो फ्री में, और उसके बदले में कोई भी पारिश्रमिकी नहीं लेता है। यदि वही व्यक्ति बाहर पढ़ाता है तो उसके पारिश्रमिकी मिलती है, और अपने घर में वो ट्यूशन पढ़ाता है अपने घर के सदस्य को, तो उसे उसके बदले में कोई पारिश्रमिकी नहीं मिलती है। तो ये जो क्रिया है वो क्रिया गैर बाजार क्रिया कहलाएगी। और इसी तरह से जो किसान है, किसान अपने उपभोग के लिए जो अन्न है, उस अन्न को रखता है और उसके बदले में उसको कोई भी किसी भी तरह की उसको मुद्रा नहीं मिलती है, उसकी कीमत नहीं मिलती है, और वो स्वयं के उपभोग के लिए इस उत्पाद का उपयोग करता है। तो ये भी गैर बाजार क्रियाएं कहलाती है। और इसी तरह से हम किस तरह से परिवार के लिए जो महिलाएं जो सेवाएं देती है, वो कार्य करती है, और उनके बदले में उन्हें किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ये भी गैर बाजार क्रियाएं कहलाती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो बाजार क्रियाएं हैं, बाजार क्रियाएं में जो भी एक्टिविटी होती है, उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, क्योंकि इनमें पारिश्रमिकी का भुगतान किया जा रहा है, और इन वस्तुओं और सेवाओं का जो वैल्यू है वो मुद्रा के रूप में है। और जो गैर बाजार क्रियाएं हैं, गैर बाजार क्रियाओं में किसी भी तरह की पारिश्रमिकी नहीं दी जाती है, और इन वस्तुओं और सेवाओं का जो वैल्यू है वो मुद्रा के रूप में नहीं आंका जाता है। तो इसीलिए इन वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता है। तो इस तरह से ये बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं हैं। अब बारी ये आ जाती है कि जो हमारा मानव संसाधन है, मानव संसाधन की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को किस तरह से बेहतर किया जाता है, किस तरह से हम और विकसित कर सकते हैं। तो इसमें ये समझना बेहद जरूरी है कि जो मानव की जो गुणवत्ता है या जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर को वो निर्धारित करती है, जिसमें कि साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। कि किस तरह से यदि लोग साक्षर होंगे, स्वस्थ होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जनसंख्या एक परिसंपत्ति में वो तब्दील हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम शिक्षा को देखेंगे और स्वास्थ्य को देखेंगे, किस तरह से इसके माध्यम से मानव संसाधन का विकास किया जाता है। इसमें कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा जो
व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर सोचने समझने का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण किस तरह से विकसित होने लगता है। जब सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है तो कहीं ना कहीं उनमें सकारात्मक वृद्धि होती है और जिससे कि कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़ती है। और इसी तरह से शिक्षा से राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा में जो निवेश है, वो निवेश कहीं ना कहीं हमारी मानव संसाधनों को बेहतर की ओर ले जाता है। तो इसीलिए जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके सोचने समझने के जो दृष्टिकोण है उसमें इस तरह से सकारात्मक परिवर्तन आता है जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो निश्चित तौर पे ऐसे में उत्पादन में वृद्धि होगी। और इसी तरह से स्वास्थ्य भी किस तरह से लोगों के कार्य करने की क्षमता में वो वृद्धि लाता है। किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की वो ताकत देता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति एक किस तरह से उसके अंदर कार्य क्षमता की वृद्धि होती है और उसमें किस तरह से अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी आ जाती है। जब उनमें अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता आएगी और उनकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी तो ये स्वाभाविक है उसकी जो कार्य करने की शैली है वो भी बेहतर होगी, वो भी विकसित होने लगेगी। तो अगर हम इसी नजरिए से एक किसी इंडस्ट्री के संदर्भ में, एक किसी फर्म के संदर्भ में अगर हम देखते हैं वहां पे किन लोगों को काम मिलेगा, किन लोगों को वहां पे काम करने के लिए रखा जाएगा, उन लोगों को रखा जाएगा जिनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्योंकि वो एक तो जो जिनका स्वास्थ्य खराब है उनकी अपेक्षा वो कार्य करने में बेहतर होंगे और वो जो उत्पादकता है उनकी वो उत्पादकता भी अधिक होगी। तो इसी तरह से उन्हें हर एक क्षेत्र में कार्य मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी अधिक होती है, क्योंकि वो एक स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। उनकी कार्य क्षमता में जो वृद्धि है वो हो पाती है इससे, और उनमें अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत है। और ये सब होने के साथ साथ उनकी जो उत्पादकता है वो अधिक होगी। उत्पादकता अधिक होने पर उन्हें हर क्षेत्र में, हर एक जगह उन्हें कार्य मिलेगा ही मिलेगा। जब कार्य मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो मानव संसाधन है यही मानव संसाधन कहलाता है, क्योंकि जब तक वो अन्य संसाधनों को उपयोग में नहीं लाता है बेहतर तरीके से, एक कुशल तरीके से, तब तक कोई भी मानव संसाधन नहीं कहला सकता है। मानव संसाधन तब कहलाएगा जब मानव के विकास में निवेश किया जाएगा और उसमें निवेश करने से उस व्यक्ति की कार्य क्षमता में जब वृद्धि होती है तो वह ही मानव संसाधन कहलाता है और एक जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो पाती है। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी के संदर्भ में कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी किस लिए होती है, तो ये सब समझे तो हम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जो भी विद्यमान प्रकार के तमाम प्रकार के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उन उतार चढ़ावों को हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक बेरोजगारी भी एक प्रमुख घटक होता है। बेरोजगारी को इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान होती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम मिलने के वो इच्छुक होता है, उसे फिर भी काम यानी कि रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। यानी कि बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति
प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के वो इच्छुक है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल सके, तो उसे ही हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक देश के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर वो आर्थिक बोझ होता है। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, ये आर्थिक बोझ भी निरंतर बढ़ने लगता है। किस तरह से जो कार्यरत जनसंख्या है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की जो निर्भरता है वो बढ़ जाती है, और व्यक्ति और समाज के जो जीवन की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता पर वो बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की जो भी आर्थिक संबंधी जो गतिविधियां हैं उनमें वो इन्वॉल्व नहीं है। वो किसी भी तरह की कार्य में जब वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो उस परिवार में, उस समाज में, उस देश के किस तरह से वो जीवन की गुणवत्ता पे वो एक बुरा प्रभाव डालता है। तो इस संदर्भ में जो एक बेरोजगारी के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि ये एक आर्थिक बोझ के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। अगर हम कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में बात करें कि कार्यशील जनसंख्या कौन कहलाती है, कौन सी है, कौन सा वर्ग है। कार्यशील जनसंख्या 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या होती है उसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। यानी कि ये ऐसी जनसंख्या है जो कहीं ना कहीं किसी भी कार्य में वो इन्वॉल्व हो सकती है, और इनके चलते अर्थव्यवस्था में किस तरह से एक बेहतर परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि ये कार्यशील जनसंख्या है। अगर हम इसी के संदर्भ में आश्रित जनसंख्या की बात करें, आश्रित जनसंख्या वो होती है जो कार्यशील जनसंख्या पे वो निर्भर होती है, क्योंकि वो किसी तरह के वो रोजगार में इन्वॉल्व नहीं होती, किसी तरह के वो कार्य में इन्वॉल्व नहीं होती है। ये जनसंख्या 0 से 14 वर्ष होगी, ये कहलाती है आपकी आश्रित जनसंख्या। और 60 वर्ष से अधिक जो आयु के जो लोग होते हैं वो भी आश्रित जनसंख्या कहलाती है। और ये जो आश्रित जनसंख्या है ये कार्यशील जनसंख्या पे वो निर्भर होते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो अलग अलग तरह की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी, परछन यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, और इसी तरह से जो शहरी यानी कि नगरीय क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो अधिकांश तो वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। और इसको हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो बेरोजगारी है वो किस परिप्रेक्ष्य में होती है, और जो नगरीय यानी कि शहरी क्षेत्रों में होती है वो किस तरह की होती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो एक तो मौसमी बेरोजगारी है, ये प्रमुख है। और ये जो मौसमी बेरोजगारी है ये कृषि क्षेत्र में अधिकतर होती है। किस तरह से जो मौसमी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी वो होती है जिसमें लोगों को किसी एक मौसम विशेष में उन्हें रोजगार मिलता है, और उस मौसम में इसलिए रोजगार मिलता है क्योंकि उस मौसम में या तो किसी फसल की बुआई हो रही है, कटाई हो रही है, निराई गुड़ाई हो रही है, इसीलिए उन मौसम में उन्हें रोजगार मिल पाता है। लेकिन वर्ष के कुछ महीने उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, और इस तरह से उस दौरान लोग बेरोजगार होते हैं। विशेषकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की ये बेरोजगारी होती है जो कि कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। और इसमें किस तरह से वर्ष में कुछ महीने तो उन्हें रोजगार मिलता है और कुछ महीने उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो इस तरह से ये मौसमी बेरोजगारी होती है। और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में परछन यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी होती है। छिपी हुई बेरोजगारी वो होती है जो किसी भी कार्य में या किसी भी उत्पाद प्रक्रिया में यदि 5 लोगों की आवश्यकता होती है और वो 5 लोग बेहतर तरीके से उत्पादन करते हैं और उस कार्य को संचालित करते हैं, लेकिन
उस कार्य में 8 लोग लग जाए और जो ये 3 लोग अतिरिक्त है, ये 3 लोग अतिरिक्त अगर हम इनको हटा भी दें और उन 3 लोगों को हटाने से यदि उत्पादन पर किसी भी तरह का अगर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जो ये 3 अतिरिक्त लोग हैं, ये ही प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी कहलाएगी। तो इस तरह से जो ये छिपी हुई बेरोजगारी है, ये भी ज्यादातर ये कृषि क्षेत्र में होती है और ग्रामीण परिवेश में होती है। छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि एक किसी उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक लोग अगर काम करते हैं, यदि उन्हें उन अतिरिक्त लोगों को अगर हम हटा भी दें, यदि उनके हटाने पर उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये जो अतिरिक्त लोग हैं ये छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम शहरी क्षेत्रों में बात करें, शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर शिक्षित बेरोजगारी होती है। शिक्षित बेरोजगारी वो होती है जिसमें शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है, वह ही शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। शिक्षित बेरोजगारी में यह होता है जो शिक्षित लोगों की जो योग्यता होती है, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो वह ही शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। तो इस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में ये बेरोजगारी के प्रकार हैं, जिनको हमने एक एक करके यहाँ पे समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने NCERT अर्थशास्त्र विषय के कक्षा 9 अध्याय 2 के संदर्भ में, जिसमें कि संसाधन के रूप में लोगों के संदर्भ में हमने विश्लेषण आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। ये विश्लेषण हमने एकदम सरल शब्दों में, एकदम सटीक तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।